हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 22 फरवरी 2022 को हिंदी का एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिंदी का एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% यही पेपर देखने को मिल सकता है। तो चले फिर बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप आगे आने वाली संस्कृत का वीडियो लेक्चर भी देख सके। तो चलिए फिर बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हिंदी के एग्जाम पेपर में पूरे 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे जिनमें केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को ओएमआर शीट में रखना होगा। तो जैसा कि आप सभी वाले स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण में लोकतंत्र के लिए सभी लोग धनवान हों ये काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक है। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 हमारा कहता है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन के लेखक कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। द राइज एंड फॉल द हिंदू विमेन के जो लेखक है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और इसके बाद में अगला सवाल कहता है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो गिरधर लाल है और 20 के दांत कहानी के लेखक जो हैं वो नलिनी बिरचंद शर्मा जी है, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन 4 कहता है दैवत विज्ञान का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 4 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दैवत विज्ञान का मतलब होता है देव विज्ञान। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 हमारा कहता है नाखून को किसने रगड़ रगड़ कर लाल और चिकना बनाया था। यहाँ पे क्वेश्चन 5 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों मोम और आलता से रंग कर नाखून को रगड़ रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। उसके बाद में कहता है कि दारिश क्या है। दोस्तों प्राचीन काल की बहुत ही समय पहले की बात है जब प्राचीन काल के सोने के सिक्का को दारिश कहा जाता था। तो यहाँ पे याद रखिएगा दारिश क्या है दोस्तों, तो प्राचीन काल का सोने का सिक्का। उसके बाद में कहता है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 7 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देव की नगरी काशी प्रसिद्ध है क्योंकि काशी में बहुत सारे महत्वपूर्ण देवताओं का जन्म स्थान माना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है ईस्थक का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे 8 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ईस्थक का अर्थ होता है मोम यानी मोमबत्ती। और इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बहादुर के माँ रखे रुपए में से कितने रुपए निकाल लिए थे। बहादुर ने माँ के रखे गए रुपए में से कितने रुपए निकाल लिए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी, 2 रुपये निकाल लिए थे। उसके बाद में कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। जल्दी से क्वेश्चन 10 का सही जवाब यदि आप जानते होंगे तो आंसर दे दीजिएगा। देखिए रामविलास शर्मा के द्वारा ही परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ को लिखा गया है। अगला सवाल कहता है जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में कौन से हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा जीत जीत मैं निखरत हूँ इस पाठ के केंद्र में पंडित बिरजू महाराज हैं। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 हमारा कहता है यंग इंडिया के संपादक कौन है। ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। याद रखिएगा यंग इंडिया के जो संपादक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है शेक्सपियर किस भाषा के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे उसमें 13 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी भाषा के कवि माना जाता है। उसके बाद में कहता है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे उसमें 14 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी के द्वारा ही तीसरा साक्ष्य नामक पुस्तक को लिखा गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 15 कहता है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक के रहने वाले थे। जल्दी से उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए। क्वेश्चन 16 व्याकरण खंड से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या होता है। दोस्तों जैसे ही ट का उच्चारण कीजिएगा ना तो मूर्धा से आपका आवाज़ निकल के आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ट का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा से हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी, मूर्धा। उसके बाद में चलिए अगला सवाल 17 का आंसर कीजिए कि नायक का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए नायक का सही संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, नए जोड़ अक होता है ना। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नए जोड़ अक इक्वल टू नायक।
उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे आप सभी को 18 के माध्यम से शुद्ध शब्द बताना होगा। आप सभी को मालूम होगा मरण यहाँ पे टटा का ये वाला ना होता है तो यह शुद्ध हो जाएगा। रुग्ण भी गलती लिखा गया है, रसायन भी गलती लिखा गया है। यहाँ पे वनवास क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। शुद्ध वर्ड यहाँ पे वनवास देखने को मिल रहा है। उसके बाद में कहता है कि श्याम शब्द है अर्थात श्याम शब्द में कौन सी संज्ञा है। आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान के जानवरों के नामों का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, इसलिए श्याम एक नाम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 20 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन 20 कहता है फुटपाथ शब्द है। दोस्तों फुटपाथ शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखिए फुटपाथ शब्द स्त्रीलिंग रूप होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए कि कर्पूर शब्द है। तो यहाँ पे कर्पूर शब्द का बताना होगा। तो याद रखिएगा कर्पूर शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा तत्सम। उसके बाद में क्वेश्चन 22 कहता है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों नेता एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप की बात करेंगे तो नेत्री हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसके बाद में पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, है जी। उसके बाद में फिर से पूछा जाएगा कि समास के कितने भेद होते हैं। तो 6 होते हैं। संज्ञा के कितने होते हैं। तो 3 भेद होते हैं। उसके बाद में पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो 4 भेद होते हैं। और क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 2 भेद होते हैं। प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं। और कारक के कितने भेद होते हैं। तो 8 होते हैं। ये सभी याद रखिएगा, इसमें से 100% पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। क्योंकि यदि गुण बताया जाता तो गुणवाचक हो जाता, संख्या बताया जाता तो संख्यावाचक हो जाता, और परिणाम बताया जाता तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ए बी और डी गलती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। अगला सवाल 25 का आंसर कीजिए कि जिसका कर्म हो या किसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 25 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला सवाल फिर से बुक से आ गया है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कवि रसखान जो है वो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी पठान राजवंश में। उसके बाद में कहता है कि मोह मन मानिक लई गयो चित चोर नंद नंद, ये किस कविता की पंक्ति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका नामक चैप्टर से पंक्ति ली गई है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 का आंसर कीजिए कि कुंवर रैन की कविता क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या नामक कविता के लेखक कुंवर रैन जी हैं। उसके बाद में कहता है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो यहाँ पे 29 का सही जवाब से नहीं हो जाएगा। कवि भारतेंदु हरिचंद को ही प्रेमधन अपना आदर्श मानते थे, अपना आइडियल मानते थे। अगला सवाल कहता है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा अनुवादित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रयाग शुक्ल के द्वारा अनुवादित है। अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देख लीजिए। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवनानंद दास जो हैं वो बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 हमारा यहाँ पे, हालांकि क्वेश्चन 32 तो नहीं दिख रहा। चलिए क्वेश्चन 33 को देख लेते हैं कि मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनाकर खो गया, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो ये जो पंक्ति है ये हिरोशिमा नामक कविता से लिया गया है। अगला सवाल 34 नंबर सवाल कहता है जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है जी। चलिए क्वेश्चन 34 का सही आंसर कीजिए। क्वेश्चन 34 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। रामधारी सिद्धिनगर के द्वारा ही जनतंत्र का जन्म कविता की रचना की गई है। आइए अगला सवाल 35 का कहता है कि कवि रसखान के द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी सुजान रसखान में। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 का कहता है कि चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में 37वां सवाल कहता है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सन 1935 ईस्वी की बात है जब गुणाकर मूल्य की जन्म हुई थी।
उसके बाद में कहता है कि आंसू बेटे के आंसू क्यों आते हैं। देखिए बेटे के आंसू क्यों आते हैं, ये क्वेश्चन भी पाठ्य पुस्तक से दिया गया है। तो विफलता के कारण ही बेटे की आंखों में आंसू आ जाता है, पाठ्य पुस्तक में बताया गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी, विफलता के कारण। उसके बाद में कहता है कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। यह एक कविता है जो धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित कविता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि दूसरों के इशारे पर भटकने वाला लोगों के लिए एक शब्द क्या होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये व्याकरण खंड से लिया गया है। तो याद रखिएगा, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को मूढ़ कहा गया है, मूर्ख कहा गया है, नीच कहा गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है प्रलय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कितना सिंपल सवाल है ना जी। देखिए प्रलय में उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो प्रलय में यहाँ पे उपसर्ग नामक उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि पहाड़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन 42 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन 42 का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी, पहाड़ी। पहाड़ का विशेषण हो जाएगा पहाड़ी। उसके बाद में कहता है निर्भय शब्द कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे निर्भय शब्द में आप सभी को समास बताना होगा। तो जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना जी। तो इसलिए क्वेश्चन 43 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। दोस्तों जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बेरोजगारी का प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण किसे माना है। पहला ऑप्शन में दिया गया अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, और ऑप्शन डी में दिया गया है उद्योग धंधों की कमी को। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी इस वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 का आंसर कीजिए कि अंबेडकर के दृष्टिकोण से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अंबेडकर के दृष्टिकोण से भाईचारे का जो वास्तविक रूप होना चाहिए वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए कि मदन किसका पुत्र है। 100% ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है, मदन किसका पुत्र है। तो यदि आप विष के दांत कहानी का अध्ययन किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि मदन गिरधर लाल का पुत्र है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरधर। अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए कि विष के दांत कैसी कहानी है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी जानते होंगे। जितने भी क्वेश्चनों का आंसर, उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना आंसर लिखिएगा। देखिए विष के दांत जो कहानी है यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, प्रत मानव का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत मानव का जो अर्थ होता है वो प्राचीन का मानव। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि हॉकर्स कौन थे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सभी जानते होंगे। देखिए हॉकर्स जो थे यह एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछाता है कि बेतमा कहाँ पे स्थित है ना जी। तो बेतमा जो है यह इंदौर के पास स्थित है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, इंदौर के पास स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन 8 का जल्दी जल्दी आंसर कीजिए कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन 8 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 11 रुपये। दोस्तों रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे और 11 रुपये का चोरी का जो इल्जाम है वो बहादुर पर लगता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन 9 कहता है शेक्सपियर कौन थे। दोस्तों शेक्सपियर जो थे यह एक उपन्यासकार थे, है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उपन्यासकार। अगला सवाल क्वेश्चन 10 का आंसर कीजिए कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सन 1965 ईस्वी की बात है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी, सन 1965 ईस्वी में। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि शहर अभी संभावना है, यह कृति किसकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह कृति अशोक वाजपेयी जी का है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी।
उसके बाद में कहता है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था। यदि आप संत मछली नामक कहानी को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि संतु मछली को लेकर इसलिए भागता है क्योंकि कुएं में डालकर उस मछली को पालना चाहता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुलोचना कौन थी। सुलोचना एक अभिनेत्री का नाम है। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा जी। चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल में कहता है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। आशा है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये सोशल साइंस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और वो भी 2022 के ही एग्जाम पेपर में। देखिए अब टॉल्स्टॉय जो है यह एक रूसी लेखक है और इन्हीं के द्वारा दास कैपिटल नहीं बल्कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना की गई थी। इसके बाद में कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, गुरु नानक का जो जन्म है वो नानकाना यानी तलवंडी में हुआ है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी, नानकाना साहिब यानी तलवंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रहीराज किसकी कृति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी। संत गुरु नानक की बात है, इन्हीं की एक कृति का नाम है रहीराज। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, संत गुरु नानक की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पैप कोठी हिंदूवार ये, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मनमानिक में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे मनमानिक में हमें अलंकार बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मनमानिक में रूपक नामक अलंकार का यूज किया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। प्रेमघन किस युग के कवि माने जाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों प्रेमघन जो है यह भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कवि प्रेमधन ने किस समाज की रचना किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रसिक समाज की रचना प्रेमघन ने किया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर वेब सीरीज जो काफ़ी ही ज़्यादा फेमस है, उम्मीद है आप सभी देखे भी होंगे। तो मिर्ज़ापुर जो है यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पड़ता है, वहीं पे कवि प्रेमधन का जन्म हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन 22 कहता है कि भारत माता के संबंध में कौन सा कथन सही है। आप सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित काफ़ी ही प्रसिद्ध कविता भारत माता का अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि उसमें कविता का पहला लाइन ही कहता है कि भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल गंगा जमुना के आंसू जल फिर भी प्रतिमा उदासनी भारत माता ग्राम वासिनी। यानी भारत माता ग्राम वासिनी है, गाँव में निवास करने वाली है। उसके बाद में कहता है जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों जनतंत्र में कवि के जो अनुसार है वो फावड़े का हल हो जाएंगे राजदंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कहता है अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जोड़ दिया गया है। याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयोगवाद। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों कुंवर नारायण जो है यह एक संवेदनशील कवि माने जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 26 हमारा कहता है बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा जी, जनवाद विचारधारा के कवि बीरेन डंगवाल को माना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 27 कहता है निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कर्ण से होता है। और ये भी जान लीजिए किसका उच्चारण किससे होता है। ऐसा सवाल 1 से लेकर 2 तक का 100% आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखिए किसका उच्चारण कर्ण से होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि क से लेकर ख तक क ख ग घ यानी कंठोष्ठ ध्वनि से कहते हैं, जिसका उच्चारण क से होता है। तो क तो नहीं दिया गया है लेकिन ख दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा जी। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। क्वेश्चन 28 क्या कहता है कि हिंदी में अंतः अस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को मालूम होगा कि हिंदी में अंतः अस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। और 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं यदि आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन 19 कहता है रमेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी। काफ़ी ही सिंपल सवाल है, याद रखिएगा
कि रमेश का हम जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो रमा जोड़ ईस बनता है और रमा जोड़ ईस ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 32 कहता है यशोदा का सही संधि विच्छेद कीजिए, यानी यशोदा का जब हम सही संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा जी। तो देखिए यशोदा का सही संधि विच्छेद करने पे यशः जोड़ दा बनता है और यशः जोड़ दा ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यशः जोड़ दा इक्वल टू यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 31 कहता है भाववाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पे हमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना होगा। तो देखिए सबसे पहले जानिए कि भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो वैसे संज्ञा जिसे ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ऐसे तमाम शब्दों ऐसे तमाम संज्ञाओं को हम लोग भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। देखिए मिठास जो है इसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। मिठास को हम लोग मिठाई को केवल महसूस कर सकते हैं कि ये मीठा है या खट्टा है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी, मिठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 32 कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है। आप सभी को मालूम होगा कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान एवं जानवरों के नामों का बोध हो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यमुना दिया गया है और यमुना एक स्थल यानी एक नदी का नाम है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 33 कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। आप सभी को बता दें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा 6 भेद होता है, समास के भी 6 भेद होता है, कारक के 8 भेद होता है, तो संधि के 3 भेद होता है। वहीं पे संज्ञा के भेद के बारे में बात करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये सभी के सभी भेदों की संख्या को याद करके ही जाइएगा, क्योंकि 100% यहीं से आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें से एक पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है। तो आपको, उनको, हमको, ये सभी के सभी पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन जिनको यह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन 34 कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी। देखिए वह स्वयं नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। ये ऑप्शन ए और बी और डी ये सभी के सभी ऑप्शन तो शुद्ध है, लेकिन सी में दिया गया मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो तेरे को मेरे को ये केवल दिल्ली में चलता, इसलिए क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाता, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा जी। अगला सवाल कहता है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना होगा। तो देखिए सहारा, सूचीपत्र और सियार ये सभी के सभी पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया परिषद, और परिषद एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्वेश्चन 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए मूर्खता स्त्रीलिंग है, और सुंदरता स्त्रीलिंग है, और निंद्रा यानी नींद भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे हमें पुल्लिंग शब्द बताना होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कपट एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। हमें एक वचन शब्द बताना होगा। देखिए हवा, आग, वर्षा ये सभी के सभी एक वचन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ए में दिए गए समाचार पत्र, और समाचार पत्र एक वचन नहीं है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समाचार पत्र। इसके बाद में कहता है कि वचन का क्या अर्थ होता है। आप सभी को बता दें कि वचन का मतलब कहना, संख्या, बताना ये सभी होता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी, इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए। क्वेश्चन 39 कहता है कि जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है, सलाह देता है, इच्छा प्रकट करता है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है। आप सभी को मालूम होगा क्रिया के 2 रूप होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया या सकर्मक क्रिया, या उसे अकर्मक क्रिया कर सकते हैं। तो जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य ना करता है, किसी अन्य व्यक्ति को करने की इच्छा प्रकट करता है यानी आज्ञा देता है, तो वहाँ पे प्रेरणा देने का मतलब प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला सवाल क्वेश्चन 40 कहता है बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किसी क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे असमापिका क्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल कहता है आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, तो बहुत है ना जी। तो बहुत शब्द बताना होगा कि बहुत यहाँ पे कौन सा है, विशेषण है या प्रविशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है। तो देखिए आराध्या एक नाम है, तो यह संज्ञा तो होगा, तो संज्ञा तो हमसे पूछा नहीं गया कि उनके आराध्या के बारे में हमें नहीं बताना, सर्वनाम होगा नहीं, विशेषण इसमें विशेषता तो नहीं बताया गया है, लेकिन विशेषता बताया गया है कि वो तेज भी है और बहुत तेज है।
तो विशेषण को ही विशेषता जो बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अगला सवाल, अंगार बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? जैसे आप सभी देखिए, गर्मी का सीजन जैसे आता है तो बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप उगने लगता है, तो अचानक लोग के मुंह से निकल जाता है और आज इतना कड़ी धूप है कि लगता है अंगार बरस रहा है, आग बरस रहा है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी, कड़ी धूप होना। अगला सवाल क्वेश्चन 43 कहता है, दूसरे बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन बी और डी तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए और सी में कोई एक राइट आंसर है। कमेंट सेक्शन में चले जाइए और आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 को देख लीजिए, कहता है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आप सभी को मालूम होगा कि कारक के एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 भेद होते हैं, जिसमें कर्ता, करण, कर्म, आपदान ये सभी के सभी होते हैं। तो वह घर से बाहर गया, यहाँ पे कारक चिन्ह से का प्रयोग किया गया है, तो करण से भी होता है और आपादान से भी होता है। लेकिन कैसे मालूम चलेगा कौन सा यहाँ पे कारक का यूज होगा? तो देखिए, कोई ऐसा वाक्य दिया गया हो जहाँ पे कनेक्शन बिछड़ने की बात की गई हो, कनेक्शन टूटने की बात की गई हो, तो वहाँ पे आपादान कारक का यूज होता है। और जहाँ पे संबंध जुड़ने वाला बात हो तो वहाँ पे करण कारक का यूज होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैं कलम से लिखता हूँ तो मेरे और कलम के बीच में संबंध जुड़ा हुआ है, तो करण से हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ को छोड़कर पत्ता गिर गया है, तो वहाँ पे आपादान हो जाएगा। अगला सवाल, लंबोदर शब्द की समास का उदाहरण है। आप सभी को बता दें कि जिन समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान ना हो, इनका दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर हमें निर्देशित करता हो, उसी हम लोग कौन समास कहते हैं जी? तो उसी हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लंबोदर को देख लीजिए, तो लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, दोनों में कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन दोनों के बोलने से हमें ये पता चलता है गणेश जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। दशमुख, देखिए दशमुख का मतलब भी होता है दस मुख वाला, दस मुख वाला है रावण, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता है, बहुब्रीहि समास। अगला सवाल कहता है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? आप तमाम छात्रों को बता दें कि उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे ही तो उपसर्ग कहते हैं ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी, अनु। उसके बाद में कहता है कि अर्थ का विपरीत क्या होता है? तो अर्थ के विपरीत यानी अर्थ का उल्टा क्या होता है? तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अनर्थ। उसके बाद में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय कहते किसे हैं? विज्ञान का हमें प्रत्यय बताना होगा, तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन लाता है, अर्थ बदल देता है। विज्ञान को देख लीजिए, बी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, आन इसमें लग गया है प्रत्यय, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आन। उसके बाद में कहता है, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है इसे खग विहंग परिंदा कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी, परिंदा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के 22 फरवरी देने वाले हिंदी का एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले हिंदी का 1 से लेकर 50 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे 10वीं कक्षा का ऐसे ही संस्कृत तथा हिंदी का एक और वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।